हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सेमेस्टर 8 का एक सब्जेक्ट है एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं। आप इसमें टोटल 4 यूनिट है, सारे के सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन सब कुछ आपको बता दूंगा। तो ये सिंगल वीडियो यानी वन शॉट वीडियो में आपका ये पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो कम से कम 2 बार तो आपका पेपर 100% बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये DU सोल NC वेब सभी जगह काम आएगी वीडियो, तो बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे। आप जो देख रहे हो लेक्चर, इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नैतिकता, राजनीति और शासन, यानी कि इसमें हम एथिक्स को पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ने वाले हैं और गवर्नेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीनों जो हैं अलग अलग चीजें हैं, इसको समझेंगे, फिर कैसे इनका रिलेशन है इसको भी आगे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स यानी कि नैतिकता। नैतिकता जो है सही और गलत व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, यानी कि जो एथिक्स होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एथिक्स में हमको यही पढ़ना होता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, यानी सही और गलत के बीच में जो अंतर होता है वो हमको एथिक्स यानी नैतिकता को पढ़ने में समझ में आता है। ठीक है, नैतिकता जब आप पढ़ोगे तो आपको सही गलत का मतलब पता लग जाएगा। फिर एथिक्स यानी नैतिकता हमको क्या बताती है, तो ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये हमको बताती है। फिर क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण है, ये हमको पता लगता है, यानी न्याय कहाँ पर है और अन्याय कहाँ पर है, ये चीज हमको पता लग जाएगी। व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, लोगों के साथ, समाज में, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं पे भी अगर वो जाता है, ऑफिस में जाता है तो अपने कलीग्स के साथ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमको एथिक्स यानी नैतिकता से पता लगता है। ठीक है, तो नैतिकता जो है ना ये व्यक्ति और समाज दोनों को सही दिशा देती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, हम सबको बताया जाता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें कभी किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बातें आप सुनते आ रहे हो ना बचपन से, तो ये सारी चीजें नैतिकता के तहत ही तो आती हैं। क्या ये गलत है? ये कुछ भी गलत नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे समझना है। इसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट था, यानी जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स यानी नैतिकता, दूसरा है फिर पॉलिटिक्स यानी राजनीति, फिर है गवर्नेंस। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग समझते हैं, फिर बाद में इनको और डिटेल में एक साथ जोड़कर देखेंगे। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि राजनीति का संबंध किस चीज से होता है, शक्ति यानी पावर से। पॉलिटिक्स में हम किस चीज को पढ़ते हैं, पावर को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सरकार क्या है, सरकार की शक्तियां क्या है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। फिर हम इसमें अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम निर्णय लेने और नीति और कानून को बनाने वाली बातों को पढ़ते हैं, यानी कैसे सरकार डिसीजन लेती है, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, रूल्स यानी जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हमको पॉलिटिक्स यानी राजनीति से पता लगता है। ठीक है, तो राजनीति जो है ना ये नैतिक विचार को कानून और नीतियों में बदलती है। अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा था नैतिकता, उन्हीं नैतिक विचारों को राजनीति के जरिए कैसे किन चीजों में बदला जाता है, कानून और नीतियों में, यानी कि लॉ एंड पॉलिसी, इसमें बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था शासन यानी कि गवर्नेंस। शासन क्या होता है भाई? शासन वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार हमारी काम करती है, यानी शासन चलाती है। ठीक है, सरकार हमारी जो होती है वो पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को लागू करवाती है। ठीक है, तो ये भी किससे होता है? गवर्नेंस के माध्यम से होता है। सरकार जो शासन चलाती है, प्रशासन चलाती है, वो भी कैसे होता है? गवर्नेंस यानी शासन के द्वारा ही होता है। संस्थाएं जो काम करती हैं वो भी शासन के द्वारा करती हैं। ठीक है, तो शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार अपना काम करती है, सरकार पॉलिसी बनाती है, उसको लागू करती है, सरकार प्रशासन चलाती है, और सभी जो संस्थाएं होती है, सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं, वो सभी भी गवर्नेंस यानी शासन के तहत ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा। फिर अच्छा शासन सुनिश्चित करता है। ठीक है, अच्छा शासन क्या सुनिश्चित करता है? अगर शासन अच्छा होगा तो उसमें पारदर्शिता होगी। ठीक है, शासन अच्छा होगा तो जवाबदेही होगी, यानी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होगी। अगर शासन अच्छा होगा तो न्याय मिलेगा, सबको समाज में न्याय होगा। अगर शासन बेहतरीन होगा तो समानता मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे मैं इस चीज को अपोजिट कर देता हूं, यानी बुरा शासन, मान लो अगर शासन बुरा है तो क्या होगा? पारदर्शिता नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी, न्याय लोगों को नहीं मिलेगा, समाज में समानता नहीं होगी, भेदभाव होगा। ठीक है, तो समझ गए ना आप क्या अच्छा शासन और बुरे शासन में क्या अंतर है? तो यही चीज हमें समझनी थी यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नैतिकता, राजनीति और शासन का संबंध क्या है। अभी हमने नैतिकता एथिक्स को अलग समझा, राजनीति यानी पॉलिटिक्स को अलग समझा, और शासन यानी गवर्नेंस को अलग समझा। अब हम इन तीनों को देखेंगे जोड़कर कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए
ये तीनों ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नैतिकता, राजनीति और शासन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति जो होती है वो बिना नैतिकता के नहीं चल सकती, ठीक है। यानी राजनीति बिना नैतिकता केवल शक्ति का साधन बन जाएगी, जहां पे लोगों का क्या होगा, शोषण होगा। अगर मान लो राजनीति है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई नैतिकता नहीं है, तो वो केवल शक्ति का साधन बनेगी। इससे भ्रष्टाचार फैल जाएगा, समाज में अन्याय फैल जाएगा, लोगों के साथ कहीं ना कहीं तानाशाही होने लग जाएगी, ठीक है। तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये होता है, यानी कि राजनीति में नैतिकता का बहुत महत्व है, यानी पॉलिटिक्स में एथिक्स की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं नैतिकता बिना राजनीति, यानी केवल आदर्शवादी बन के रह जाएगी, ठीक है। केवल नाम की राजनीति रह जाएगी, व्यवहारिक जीवन में प्रभावी नहीं रहती है ऐसी ऐसी जो राजनीति होती है। शासन जो है वो नैतिकता और राजनीति के बीच में पुल का काम करता है, ठीक है। यानी शासन जो है क्या करेगा, एक तरफ नैतिकता होगी और दूसरी तरफ राजनीति होगी, इसके बीच में बुल का काम करेगा। कहने का मतलब है कि शासन जो होता है इन दोनों को ध्यान में रखता है, यानी नैतिकता भी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर, और राजनीति तो चलेगी ही, नैतिकता के बिना तो चलनी ही नहीं है, ठीक है। तो इन सबको साथ लेकर चलता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, लोकतंत्र में नैतिकता का क्या महत्व है, ये समझते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता की सहमति से बनती है, क्योंकि जनता जो होती है वो वोट देती है अपने मनपसंद कैंडिडेट को, फिर वो ज्यादा वोट जो पाएगा वही जीतेगा और फिर वही सत्ता में आएगा, यानी सरकार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, इसलिए सरकार को जनता के हित में काम करने चाहिए। अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो 5 साल बाद, जैसे अपने देश में इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल बाद जनता उसको बदल देगी, ठीक है, यानी दूसरी सरकार ले आएगी। फिर अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, किसको, सरकार को, ठीक है। और जवाबदेह होना चाहिए किसके प्रति, जनता के प्रति, ठीक है। पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, घोटाला, घपला, भ्रष्टाचार ये सब नहीं करना चाहिए सरकार को। तो नैतिक शासन केवल कानून पालन ही नहीं है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। यानी हमारे सरकार की, शासन की जिम्मेदारी भी होती है कि वो नैतिकता का पालन करे और जनता पे बेहतरीन शासन चलाए, ठीक है। फिर हमारा आता है नैतिक तर्क की प्रकृति, यानी नैतिक तर्क का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो सही और गलत का जो डिसीजन है, निर्णय है, ये तर्क और नैतिक सिद्धांतों के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसका डिसीजन जो होगा वो लॉजिक, यानी उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इलॉजिकल बातों पे ही डिसीजन ले लिया जाए। और नैतिक सिद्धांतों के आधार पे हमेशा होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे मदद होगी, किस चीज में मदद होगी, ये सही डिसीजन लेने में सहायता करेगा, न्यायपूर्ण व्यवहार करने में सहायता होगी, ठीक है, नैतिक समस्याओं को समझने में सहायता होगी और नीतियों का मूल्यांकन करने में सहायता होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है नैतिकता क्या है। तो जेम्स रिचल्स और स्टुअर्ट रिचल्स के अनुसार अगर हम देखें तो नैतिकता जो होती है वो मानव व्यवहार को कंट्रोल करने वाली नैतिक सिद्धांतों की एक व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। यानी नैतिक सिद्धांतों का जिसका हम अध्ययन करते हैं व्यवस्थित रूप से, वो क्या होता है, हमारे मानव, यानी जो मानव है, हम मानव के व्यवहार को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता था स्कूल में, कि भाई हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है, विनम्रता होनी चाहिए, हमें हमें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। ये सब हम सीखते थे ना स्कूलों में, अपने माता पिता से, घर पे सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करती है नैतिकता, ठीक है। फिर नैतिकता की मुख्य विशेषता क्या होती है, इस पे, ये तर्क पे आधारित होती है, यानी लॉजिक पे आधारित होती है, ऐसे ही नहीं है वही कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, ऐसे नहीं, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। केवल भावनाओं पे आधारित नहीं होती है, निष्पक्षता पे जोर देती है, निष्पक्ष होना चाहिए, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखती है, यानी सभी लोगों को ध्यान में रख के रखा जाता है नैतिकता में, एथिक्स में, ठीक है, पूरे समाज को ध्यान में रखा जाता है। फिर राजनीति और शासन में नैतिकता, यानी राजनीति में भी नैतिकता चाहिए, शासन में भी नैतिकता चाहिए। तो राजनीतिक निर्णय जो होते हैं वो बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, यानी सरकार जो डिसीजन लेती है उससे जनता बड़े लेवल पे प्रभावित होती है, इसलिए राजनीति में नैतिकता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर राजनीति में नैतिकता नहीं है, सरकार के डिसीजन में नैतिकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए समस्या बन सकती है, ठीक है। तो नैतिकता क्या मदद करती है, नैतिकता मदद करती है कि नीतियों का मूल्यांकन करने में, यानी जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, जो लागू की है, उसका मूल्यांकन करने में, ठीक है। फिर शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में, कई बार क्या होता है, सरकारें तानाशाही होने लग जाती है, यानी सरकार अपनी शक्ति का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लग जाती है, तो सरकार की तानाशाही को रोकने में भी नैतिक जो सिद्धांत होते हैं ये बहुत काम आते हैं। फिर न्याय सुनिश्चित करने में, क्योंकि जनता को क्या चाहिए, सभी को न्याय चाहिए, तो न्याय सुनिश्चित करने में भी नैतिकता यानी एथिक्स की बहुत जरूरत होती है। फिर सरकार की वैधता बनाए रखने में, ठीक है, सरकार वैध है, लीगल है, कानूनी रूप से सही है, इसको बनाए रखने में भी नैतिकता जरूरी होती है। फिर नैतिकता में तर्क संगत, यानी तर्क संगतता का अर्थ समझते हैं। तो नैतिक निर्णय हमेशा तर्क से, लॉजिक के साथ
और सोच विचार के आधार पे लेनी चाहिए। कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे, बिना तर्क, बिना लॉजिक के नहीं होगा, ठीक है। मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातें ये है कि निर्णय जो होगा हमेशा तार्किक होगा, लॉजिकल होगा, सिद्धांतों में समानता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा सिद्धांत चल रहा है, दूसरी जगह पे कोई और सिद्धांत चल रहा है और उस पर कोई समानता नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब जगह एक ही सिद्धांत होगा। फिर निर्णय का औचित्य दिया जा सके, यानी कोई निर्णय डिसीजन लिया है ना अगर मान लो सरकार ने, तो उसका औचित्य यानी उसको सही साबित भी करे कि हाँ ये डिसीजन लिया तो इससे ये फायदा होगा, ठीक है। फिर बेहतर तर्क मिलने पर विचार बदलने की क्षमता होनी चाहिए, यानी मान लो अभी कोई तर्क है, लॉजिक है, कल को कोई दूसरा उससे भी बेहतर लॉजिक आ जाए तो उस विचार को बदला भी जा सके, ऐसा भी होना चाहिए। फिर शासन में महत्व, तर्क संगतता, यानी सही नीति निर्माण में ये मदद करता है, ठीक है। शासन में क्या महत्व है इसका, क्योंकि ये सही डिसीजन लेने में फायदा करेगा, जवाबदेही बढ़ाएगा, क्योंकि अगर सरकार नैतिक होकर डिसीजन लेगी, सरकार के डिसीजन में नैतिकता होगी तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। फिर निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करती है ये। अगला पॉइंट है नैतिकता में वस्तुनिष्ठता, यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि नैतिक निर्णय केवल व्यक्तिगत पसंद, यानी किसी एक व्यक्ति की पसंद या उसकी भावना या पक्षपात पे आधारित बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। निर्णय जो होंगे वो निष्पक्ष होंगे, सबके लिए निष्पक्ष होंगे, ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लेना इसमें, न्यायपूर्ण होंगे जिससे सबको न्याय मिले, और सार्वभौमिक होने चाहिए, यानी सभी के लिए होने चाहिए, ठीक है। महत्व क्या है इसका, वस्तुनिष्ठता की महत्व यह है कि इसमें पक्षपात कम हो जाएगा, समानता को ये बढ़ाएगा, ठीक है, और न्याय को सुनिश्चित करता है, जनता का विश्वास जो होता है वो मजबूत करेगी, जनता के विश्वास को मजबूत करेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नैतिकता में। फिर अब यहाँ पे एक बार दोनों को समझते हैं, तर्क संगतता और वस्तुनिष्ठता। तर्क संगत में क्या होता है, तर्क यानी लॉजिक और सोच पे आधारित होता है ये, और जबकि वस्तुनिष्ठता ये निष्पक्षता पे, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, समानता पे आधारित होता है। फिर यहाँ पे निर्णय प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है कि क्या प्रक्रिया है निर्णय की, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे निर्णय की वैधता पे ध्यान दिया जाता है कि निर्णय जो डिसीजन लिया गया है वो कितना वैध है, कितना लीगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे तार्किक कारण होता है, यानी लॉजिकल उसका रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे सार्वभौमिक मानक देती है, यानी सार्वभौमिकता, यानी सभी को सोच समझकर ही सबके लिए डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति में नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, तो उसमें तीन प्रमुख सिद्धांत होते हैं, एक होता है परिणामवाद, दूसरा होता है कर्तव्यवाद, और तीसरा होता है सद्गुण नैतिकता, ठीक है। ये तीन सिद्धांत है जो राजनीति में हमारे जो राजनेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं परिणामवाद सिद्धांत, इसका क्या मीनिंग है, तो कोई कार्य सही है या उसके परिणाम अच्छे हों, ठीक है, इस चीज पे देखा जाता है, यानी कि कोई काम हो वो सही होना चाहिए और उसके परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो इसमें ध्यान किस चीज पे दिया जाता है, तो मुख्य ध्यान जो होता है उस पर रिजल्ट पे दिया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसका रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है, उससे ये देखा जाता है कि इस डिसीजन से हमको क्या फायदा हुआ है, ठीक है। सरकार ने कोई डिसीजन लिया, कोई पॉलिसी बनाई है तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है, उसका क्या फायदा हुआ, उस पर ध्यान देती है। फिर सार्वजनिक कल्याण पे होता है, यानी इसका जो मेन मकसद होता है वो सार्वजनिक कल्याण यानी जनता का कल्याण होता है, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। मुख्य विचार क्या है, इसमें कहा गया है कि अच्छे परिणाम का मतलब है सही कार्य, यानी अगर अच्छा रिजल्ट आया तो उसका मतलब काम सही है। विशेषताएं क्या होती है इसकी, विशेषता ये होती है परिणाम आधारित सिद्धांत है, ठीक है, यानी अधिकतम लोगों के हित पे जोर देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जाए इस पे ध्यान दिया जाता है। और सार्वजनिक नीति में उपयोगी, यानी जनता के लिए जो नीति बनाई जाती है उसमें ये बहुत उपयोगी है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि महामारी के समय, यानी जब कोई महामारी होती है उस समय अगर हम देखें तो जैसे लॉकडाउन से स्वतंत्रता सीमित हुई थी, आपको पता है लॉकडाउन हुई थी तो लोगों को घर में बंद होना पड़ा था, ठीक है, तो स्वतंत्रता कम हो गई थी, लेकिन लोगों की जान भी बच गई, यानी कि ये इसका डिसीजन अगर देखा जाए तो क्या हुआ, लोगों को बेशक से थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जान बची, तो ये इसका परिणाम सही माना जाएगा, ठीक है। ये जो डिसीजन था सरकार ने लॉकडाउन लगाने का, हो सकता है कुछ लोग बोले डिसीजन गलत था, लेकिन उस डिसीजन की वजह से लोगों की जान बची ना, तो ये सही माना जाएगा, इसलिए इसे नैतिक माना जाएगा, यानी कि सही माना जाएगा, इसको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है कर्तव्यवादी सिद्धांत, कोई कार्य सही है, कब सही है, यदि वो नैतिक नियम और कर्तव्य का पालन करे, यानी कोई काम सही तभी माना जाएगा जब उसमें नैतिक नियमों का पालन हो और कर्तव्य का पालन हो। मुख्य ध्यान किस चीज पे होता है, इसमें कर्तव्य पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नियम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अधिकार पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और दायित्व यानी जिम्मेदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मुख्य विचार क्या है, मुख्य विचार ये होता है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो लेकिन कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है। विशेषता क्या है, नियम आधारित सिद्धांत होता है ये, और इसमें अधिकारों की, जनता के अधिकारों की रक्षा की बात होती है, न्याय पे ज्यादा जोर देता है ये। एग्जाम्पल जैसे सरकार को किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, भले ही उससे कुछ लाभ मिले, ठीक है, बेशक से सरकार को कुछ लाभ मिल रहा हो लेकिन फिर भी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत था सद्गुण नैतिकता, ये सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र और उसके गुणों पे जोर देता है, यानी व्यक्ति का चरित्र कैसा है,
उसके अंदर क्वालिटी क्या है, ठीक है। मुख्य गुण क्या होने चाहिए, ईमानदारी, ईमानदारी पे ध्यान देगा। व्यक्ति कितना साहसी है, न्याय, उसकी विवेक यानी उसकी बुद्धि क्षमता, उसका संयम, उसका कंट्रोल, इन चीज़ों पे यानी ये व्यक्तित्व के जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, उसके जो चरित्र होते हैं, उस पर ध्यान देता है। इसमें मुख्य विचार क्या होता है, अच्छा इंसान बनो। ये हमको क्या बताता है, इंसान अच्छा बनना चाहिए। विशेषता ये है कि ये चरित्र पे आधारित सिद्धांत है, नैतिक आदतों का विकास करता है और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा भी देता है। तो ये इसकी विशेषता है। एग्जाम्पल जैसे एक ईमानदार नेता जो होता है वो जनता का विश्वास जीतता है, ठीक है। जनता विश्वास करके ही उसको वोट दे आती है क्योंकि वो ईमानदार है, ठीक है। अब इन तीनों सिद्धांतों को अगर हम यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करें तो परिणामवाद जो होता है ये परिणाम पे फोकस करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें मुख्य प्रश्न ये होगा, जैसे कोई पॉलिसी लाई गई है तो उससे पूछा जाएगा कि इससे क्या होगा, तो उसका परिणाम बताया जाएगा कि अगर हम इसको लागू कर देंगे तो इससे ये परिणाम होगा। कर्तव्यवाद जो था ये नियम और कर्तव्य पे आधारित होता है। इसमें ये होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या कर्तव्य सही होंगे, ठीक है, कौन से नियम हैं जो मेरे लिए हैं। सद्गुण नैतिकता में क्या होता है, ये चरित्र और गुणों पे ध्यान देता है, यानी मुझे कैसा व्यक्ति बनना चाहिए, ये इस चीज पे ध्यान देता है। एंड में आपको बताना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, नैतिकता, राजनीति और शासन ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। नैतिकता क्या करती है, सही दिशा दिखाती है। राजनीति क्या करती है, शक्ति और निर्णय से जुड़ी होती है, यानी डिसीजन से जुड़ी होती है। और शासन जो होता है वो नीतियों को लागू करता है। तो नैतिकता अगर हम ध्यान से देखें तो ये न्याय सुनिश्चित करेगी, शक्ति यानी सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का काम करेगी, सरकारों की जवाबदेही को बढ़ाएगी, लोकतंत्र जो हमारे यहाँ पे उसको मजबूत बनाती है। इसलिए अगर अच्छा शासन चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नैतिकता। अगर नैतिकता नहीं होगी तो ना तो लोकतंत्र सही से स्थापित हो पाएगा, ना ही अच्छा शासन चल पाएगा, ठीक है। ये था हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक आते हैं आपके पेपर में। इसमें से 3 टॉपिक पूछे जाते हैं आपसे, वो ये सिद्धांत पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी परिणामवाद, कर्तव्यवाद, सद्गुण, नैतिकता। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको देखते हैं। तो जो यूनिट 2 है इसमें हम देखेंगे समकालीन राजनीति, यानी आज के समय की जो राजनीति है, यानी देश के आज़ाद होने के बाद से 1947 से लेके आज के समय में जो राजनीति चल रही है उसमें शासन की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। यानी आज के समय में राजनीति में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको देखने वाले हैं, ठीक है। ये समस्या केवल प्रशासनिक नहीं है बल्कि नैतिक समस्याएं भी है। जैसे मेन समस्या क्या है, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, भूख की प्रॉब्लम, गरीबी की समस्या, बेघरपन यानी लोगों के पास अपना घर नहीं है, भ्रष्टाचार, ये सारी मुख्य समस्याएं हैं। ये सभी प्रश्न जो है ये न्याय, समानता, अधिकार और सरकार की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर लोगों को खाद्य सुरक्षा नहीं दे सकती, राशन का सही से वितरण नहीं कर सकती, लोग अगर भूखे मर रहे हैं, गरीबी में हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और सत्ता में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो फिर ये किसकी कमी मानी जाएगी, सरकार की कमी मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि भाई पर्याप्त भोजन मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा तभी तो वो जी पाएगा जीवन सही से, वरना वो बीमारियों में ही गिरा रहेगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, खाद्य सुरक्षा का इसका उद्देश्य है कि भूख को समाप्त करना, यानी लोगों को पर्याप्त भोजन प्रदान करना, ठीक है, उनको पर्याप्त भोजन मिल सके, सभी को भोजन उपलब्ध कराना और कुपोषण की समस्या को रोकना। नैतिक महत्व क्या है, भोजन जो है मानव का मूल अधिकार है। यदि सरकार लोगों को भोजन नहीं दे पाती है तो ये नैतिक विफलता मानी जाएगी, ठीक है। नैतिक नजरिए से देखें तो ये सही नहीं माना जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, यानी कि लोगों को राशन वगैरह का वितरण करे, ठीक है। फिर मिड डे मील योजना, यानी स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील दी जाए, और राशन व्यवस्था, ठीक है, गरीबों के लिए खाद्य योजनाएं लेकर आए। अब बात करते हैं भूख यानी कि हंगर। जब लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूख बोलते हैं। इसका कारण क्या है, ज़्यादातर कारण है गरीबी, लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो भरपेट खाना खा पाए, बेरोजगारी की समस्या, असमानता और संसाधनों को गलत वितरण, ठीक है, ये सारी समस्या है। फिर नेक्स्ट है नैतिक प्रश्न। क्या भूख केवल आर्थिक समस्या है, क्या राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना रहे, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नैतिक प्रश्न बनते हैं। क्या कि भूख जो होती है वो केवल आर्थिक समस्या है, यानी केवल आर्थिक समस्या की वजह से ही लोग भूखे रहते हैं, या फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना रहे तो इसका प्रभाव समझते हैं। तो देखो, अगर मान लो व्यक्ति भूखा रहता है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, बच्चों का विकास रुक जाएगा अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा सही समय पे, तो समाज में असमानता बढ़ेगी, ठीक है। फिर आता है टॉपिक गरीबी। जब व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता है, उसको जो चाहिए उसके पास उतना पैसा ही नहीं रहता, तो वो गरीबी की स्थिति होती है।
तो मुख्य आवश्यकता व्यक्ति की क्या होती है? उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, रहने के लिए मकान मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले, ठीक है, ये सारी उसकी मुख्य आवश्यकता है। अगर व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है तो वो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर गरीबी के कारण क्या है? गरीबी का एक कारण है बेरोजगारी, लोगों के पास काम ही नहीं है। शिक्षा की कमी, लोग उतने शिक्षित नहीं है। आर्थिक असमानता, यानी अमीर है तो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब है। आर्थिक असमानता जो है समाज में बहुत ज्यादा है। और भ्रष्टाचार, ठीक है। फिर नैतिक दृष्टिकोण से देखिए तो गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न उठाती है, क्योंकि गरीब लोग जो है उनके साथ हमेशा अन्याय ही होता है, आपने देखा होगा। फिर सरकार की क्या भूमिका है? सरकार जो है रोजगार दे इनको, इनके लिए योजनाएं बनाए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाए अगर सरकार, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्प हो सकती है। फिर एक है बेघरपन, यानी जिनके पास घर ही नहीं होता है, ठीक है। यानी जब किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है तो उसको होमलेस कहा जाता है, ठीक है। और कारण क्या होता है? गरीबी की वजह से लोग घर नहीं बना पाते, बेरोजगारी हो गई, शहरीकरण हो गया, प्राकृतिक आपदाएं आने से उनका कई बार विस्थापन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कारण होते हैं। नैतिक महत्व क्या है? आवास, यानी एक मूल मानवीय आवश्यकता है, ठीक है। हर व्यक्ति को एक घर की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग रहेंगे ना, अपना एक घर चाहिए सबको। अब प्रभाव क्या है? प्रभाव यह है कि असुरक्षा में रहना पड़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं उनके सामने आती है, सामाजिक बहिष्कार की समस्याएं आती है। समाधान क्या हो सकता है? सस्ती आवास योजनाएं, झुग्गी पुनर्वास, ठीक है, यानी सस्ती आवास योजनाएं लेकर आए, झुग्गी पुनर्वास यानी झुग्गियों में जो रहते हैं उनको पुनर्वास कराया जाए, ठीक है। और गरीबों के लिए आवास नीति, यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर बनाए जाएं। फिर एक सबसे बड़ी जो समस्या है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। जब अधिकारी या नेता अपने पर्सनल फायदे के लिए अपनी शक्ति का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा कमाने लग जाते हैं तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है, ठीक है। ये कई प्रकार से हो सकता है। कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, कुछ भाई भतीजावाद में पड़ जाते हैं, यानी आपने देखा होगा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो नेता होते हैं वो अपने भाइयों को ही सत्ता में लेके आते हैं, उनका पूरा परिवार ही पार्टी चला रहा होता है, ठीक है। तो ये भाई भतीजावाद बहुत है। फिर घोटाले बहुत करते हैं ये, हर जगह घोटाला होता है, सत्ता का खूब दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? लालच, लालच जो होता है वही आदमी को भ्रष्टाचारी बनाता है, ठीक है। फिर जवाबदेही की कमी जहाँ पे होती है वहाँ पे भ्रष्टाचार खूब होता है। कमजोर कानून व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। राजनीतिक दबाव की वजह से भी खूब भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि जनता का विश्वास कम होने लगता है, विकास रुकने लग जाता है, असमानता बढ़ती है। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या है? पारदर्शिता होनी चाहिए, मजबूत कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लोकपाल होना चाहिए, ठीक है। ई गवर्नेंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है उसको लाना चाहिए, और इंटरनेट के जरिए सारे काम होने चाहिए ताकि सबकी नज़रों में रहें। नागरिकता, नागरिक जागरूकता, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाए। अगला टॉपिक है एथिकल गवर्नेंस, यानी कि नैतिक शासन। ऐसा शासन जो न्यायपूर्ण हो, ठीक है, यानी जहाँ पे लोगों को न्याय मिले, जो पारदर्शी हो, कहीं कोई चीज़ छुपी ना हो जिसमें, और जवाबदेह हो, यानी सरकार जो शासन चला रही है वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के हित में काम करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नैतिक शासन बोलेंगे। इसका मुख्य तत्व क्या होता है? इसमें ईमानदारी होती है, निष्पक्षता होती है, जिम्मेदारी होती है, मानव अधिकारों का सम्मान होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक उत्तरदायित्व, यानी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार का कर्तव्य क्या है? कि गरीबों की मदद करें, समान अवसर दें, कल्याणकारी योजनाएं लागू करें, न्याय सुनिश्चित करें, ठीक है। और नैतिक शासन कमजोर और वंचित वर्गों को की सुरक्षा करता है। स्वतंत्रता और समानता अगर हम देखें तो भाई देखो, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए समाज में, सबको सामाजिक न्याय मिले, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी है, भूख है, तो वास्तविक स्वतंत्रता वहाँ पे संभव नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती वहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति और नैतिकता का संबंध। तो राजनीतिक जो डिसीजन होते हैं इसका प्रभाव जो होता है पूरे समाज पे पड़ता है, यानी हमारे जो नेता होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जब किसी कानून को लागू करते हैं, कोई पॉलिसी लागू करते हैं, तो उसका जो असर पड़ता है पूरे समाज पे पड़ता है। इसीलिए राजनीति में भी नैतिकता होनी चाहिए। अगर सरकार ही नैतिकता का पालन कर रही है तभी तो समाज में नैतिकता आ पाएगी। सरकार को जनता के हित में डिसीजन लेने चाहिए, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए, भ्रष्टाचार को सरकार को रोकना चाहिए। निष्कर्ष, लास्ट में आपको बताना है कि भूख, गरीबी और भ्रष्टाचार केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये नैतिक और राजनीतिक समस्या है। सरकार अगर चाहे तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करती है, ठीक है। फिर अच्छा शासन वही होता है जहाँ पे न्याय हो, कमजोर वर्गों की रक्षा हो, पारदर्शी और जवाबदेह शासन हो, ठीक है। नैतिकता, राजनीति का और शासन का संबंध जो है समाज के कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 को देखते हैं एक बार। फ्री स्पीच क्या है, यानी मुक्त भाषण क्या है? तो मुक्त भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति को अपने विचार,
अपनी राय, अपना विश्वास, अपनी जानकारी को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होना, इसी को हम फ्री स्पीच या मुक्त भाषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी बात को अगर कह पाता है, ठीक है, तो इसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर मुक्त भाषण कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रतिबंध के, सरकारी दंड के, बिना किसी सरकारी दंड के अपनी बात कह सकता है, तो इसको हम मुक्त भाषण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान हमें क्या करता है, हमें आज़ादी देता है अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने का। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझते हैं, तो ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। यानी हमारा जो लोकतंत्र है इसका सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार माना जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसका महत्व क्या है कि लोगों को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता मिलती है, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं लोग, अगर सरकार में कोई कमी है, सरकार की पॉलिसी में कोई कमी है, तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। सत्य सामने आता है इससे, नागरिक जो होते हैं जागरूक बनते हैं, और लोकतंत्र जो होता है मजबूत होता है। फिर लोकतंत्र और मुक्त भाषण। लोकतंत्र में जनता जो है सरकार को चुनती है। क्या करती है जनता, सरकार को चुनती है, क्योंकि हम ही तो वोट देकर आते हैं, तभी तो सरकार बनती है। इसलिए जनता को बोलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यदि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा और सरकार जो है वो तानाशाही बन जाएगी, तो ये बहुत गलत हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। तो इसीलिए सभी लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, मुक्त भाषण और नैतिकता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो केवल कानूनी अधिकार नहीं है ये, बल्कि ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब ये ना हो, देखो एक चीज और समझना, कि हमको मान लो अभिव्यक्ति की आजादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोलने लग जाएं, हम कोई प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें, ठीक है, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दें या कोई झूठी फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दें। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा सच बोलना है, दूसरों का सम्मान करना है, दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना, घृणा या हिंसा नहीं फैलानी किसी समुदाय किसी के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्त भाषण की सीमाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वो पूर्ण नहीं होती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, या कुछ स्थितियों में सरकार सीमाएं लगा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करके हिंसा भड़का रहा है, नफरत वाले बयान दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, फेक न्यूज फैला रहा है, तो इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बोली जाएगी। इससे देश में दंगे भड़क सकते हैं। ठीक है, फिर सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति। आज सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है, तो आज जो सोशल मीडिया है इसने अभिव्यक्ति को बहुत आसान बना दिया है। अब इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं तो कुछ बुरे परिणाम भी है। सकारात्मक क्या है, इसमें हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, ये अच्छी बात है। सूचना बहुत तेजी से फैलती है और सामाजिक आंदोलन जो होते हैं मजबूत होते हैं। ये तो सोशल मीडिया के फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। ठीक है, यानी फेक न्यूज़ फैलाने लगते हैं, ट्रोलिंग करने लगते हैं, किसी की ऑनलाइन नफरत फैलाने लगते हैं, गलत सूचना देने लग जाते हैं, साइबर बुलिंग करते हैं। आप देखते हो ना, वीडियो को कट करके गलत तरीके से एडिट करके उसमें ऊपर से कोई दूसरी आवाज़ डाल के उसको वायरल कर दिया जाता है। या किसी ने कोई बयान दिया है, किस सेंस में दिया है उसको नहीं करते, बिल्कुल छोटा सा पार्ट कट कर देंगे जिससे लगेगा कि वो कुछ गलत अर्थ निकल रहा है, पूरा बयान नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से करते हैं, तो ये इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल युग की नैतिक समस्या। आज के समय में डिजिटल युग चल रहा है तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। डिजिटल तकनीक बढ़ने से नैतिक समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे कि डेटा चोरी हो जाता है। ठीक है, लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, निजता का उल्लंघन, लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। लोग अपनी सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं और कुछ, ठीक है, कुछ गलत किस्म के लोग उस फोटो का मिस यूज करते हैं। उसमें बहुत, मतलब आप समझते हो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे बहुत सारी गलत चीजें होने लग जाती हैं। ऑनलाइन निगरानी, ठीक है, ऑनलाइन निगरानी रखी जाती है, गलत सूचना फैलाई जाती है। एआई आ गया है आज के समय में, एआई से उसका बहुत गलत यूज़ हो रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा बना दिया जाता है। नेक्स्ट है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैतिकता। एआई का उपयोग जो है प्रशासन में भी किया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, सुरक्षा और स्वास्थ्य निगरानी में भी बढ़ रहा है। यानी इसके जहाँ पे पॉजिटिव फायदे हैं वहाँ तो इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ नैतिक क्वेश्चन भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि एआई भी बायस है। आप देखोगे बहुत सारे एआई है, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछते हो तो वो बायस होकर जवाब देते हैं। ठीक है, यानी पक्षपात करते हैं। गोपनीयता का खतरा यानी प्राइवेसी का खतरा। हम जो एआई में अपना डेटा अपलोड करते हैं, जो पूछते हैं, वो सारा डेटा हमारा उस पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी वो हमारी एक तरीके से देखा तो हमारी गोपनीयता को भी खतरा हो सकता है। गलत निर्णय भी हो जाता है, मानव नियंत्रण कम होता जा रहा है, सब एआई पे ही डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जिम्मेदार एआई में क्या होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हमेशा न्याय होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, मानव निगरानी, ये सब हो। और एआई को बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी एक के प्रति अपने मन में सहानुभूति रखना, किसी दूसरे के प्रति नफरत रखना या वैसे जवाब देना, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बिग डेटा और आईओटी।
डिजिटल निगरानी, ठीक है। तो बिग डेटा जो है बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल जानकारी का संग्रह होता है। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी तकनीक जिसमें जिसका उपकरण इंटरनेट से जुड़े जुड़े होते हैं, ठीक है। डिजिटल निगरानी जिसमें डिजिटल सर्विलांस होता है, सरकार नज़र रखती है, सरकार या कंपनियों के द्वारा लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पे भी नज़र रखा जाता है कि लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तकनीक तटस्थ नहीं होती, यानी जो तकनीक है केवल तकनीकी साधन नहीं है, इसमें कुछ राजनीतिक और नैतिक मूल्य भी इसके अंदर छिपे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक जो है शक्ति को केंद्रीकृत कर सकती है, लोगों पे कंट्रोल बढ़ा सकती है, पक्षपात बढ़ा सकती है। ये जो हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ना, सरकार इस पे नज़र भी रख सकती है। हम इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं, सरकार इस पे भी नज़र रख सकती है। कौन व्यक्ति क्या ऑनलाइन गतिविधि कर रहा है, तो सरकार इस पे भी नज़र रख सकती है। नेक्स्ट है तकनीकी तटस्थता। तो कुछ लोग मानते हैं कि तकनीक जो है वो तटस्थ होनी चाहिए, किसी के साथ मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक पक्ष को वैल्यू ना दे, ठीक है। तटस्थ हो, न्यूट्रल हो एक तरीके से। उसका सही या गलत उपयोग जो है इंसान करता है, यानी कुछ लोग मानते हैं कि जो तकनीक है ना वो तटस्थ होती है, लोग उसका सही और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आधुनिक विचार कहते हैं कि तकनीक स्वयं समाज और राजनीति को प्रभावित करती है। अब देखो जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पे अच्छी चीज और गंदी चीज दोनों अवेलेबल हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है वो उसमें से अच्छी चीज़ें सीख रहा है या कुछ गंदी चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है, कुछ लोग तकनीक को तटस्थ मानते हैं, कहते हैं कि लोग उसका उपयोग अच्छे या गलत उपयोग में कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैतिक तकनीक की आवश्यकता। नई तकनीकों का उपयोग, लोकतांत्रिक मूल्य, ठीक है। नई तकनीकों का उपयोग, इसमें लोकतांत्रिक मूल्य आ जाते हैं, मानव अधिकार, न्याय, पारदर्शिता, इसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। नई तकनीक का उपयोग इस हिसाब से होना चाहिए कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्य आ जाए, मानव अधिकार आ जाए, न्याय, पारदर्शिता, ये सब चीजें आए, ठीक है। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? जवाबदेही, यानी हमेशा जवाबदेही होनी चाहिए, मानव नियंत्रण होना चाहिए, मानव के कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मानव के हाथ से निकल जाए। डेटा सुरक्षित होना चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। नागरिकों की जिम्मेदारी, गलत सूचना ना फैलाएं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, हिंसा और नफरत से बचें, ठीक है। ये नागरिकों की जिम्मेदारी, कभी भी फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उसको बिना सोचे समझे शेयर नहीं कर देना चाहिए, हो सकता है कि भाई वो झूठ हो, ठीक है। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, हिंसा और नफरत से बचना चाहिए। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? स्वतंत्रता की रक्षा करे, लोगों की जबरदस्ती प्रतिबंध ना लगाए, ठीक है। जो जो जरूरी नहीं है वो ऐसा कोई बैन ना लगाए सरकार। डिजिटल सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करें। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि मुक्त भाषण जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, यानी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मिली हुई है ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें विचारों की स्वतंत्रता होती है, सरकार की जवाबदेही होती है, सामाजिक जागरूकता फैलती है, ठीक है। सामाजिक जागरूकता को ये मजबूत बनाता है। लेकिन डिजिटल युग में थोड़ा सा सिस्टम बदल रहा है, यहाँ पे सोशल मीडिया आ गया है, एआई आ चुका है, निगरानी तकनीक आ चुकी है, जिससे नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, ठीक है। इसलिए तकनीक और अभिव्यक्ति दोनों का उपयोग होना चाहिए। जिम्मेदारी, नैतिकता, न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत किसी की फोटो ना बनाओ, नैतिकता होनी चाहिए, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना डालो, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारा जो चौथा चैप्टर है यानी यूनिट 4 है, इसके देखते हैं टॉपिक को। तो आज के समय में नई तकनीकों ने राजनीति, प्रशासन और समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। आज के समय में एआई है, बिग डेटा एनालिटिक है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिजिटल सर्विलांस है, सर्विलांस है। तो क्या होता है आज के समय में एआई जो है बहुत सारे कामों को कर देता है। बिग डेटा एनालिटिक, बहुत सारा डेटा होता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग है, डिजिटल रूप से निगरानी रखी जा रही है। तो इन तकनीकों ने शासन को आसान बना दिया, सरकार के लिए भी फायदा है इससे, सरकार एआई का इस्तेमाल करती है। लेकिन इनके साथ कई नैतिक समस्याएं भी जुड़ चुकी है आज के समय में, जैसे टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, यानी कुछ लोग मानते हैं कि तकनीक जो है तटस्थ होती है, यानी तकनीक कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, निष्पक्ष होती है। यानी तकनीक स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका प्रभाव इस बात पे निर्भर करता है कि इंसान उसका इस्तेमाल किस चीज में कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन आधुनिक विचारक क्या मानते हैं? आधुनिक विचारक ये मानते हैं कि तकनीक पूरी तरह से तटस्थ नहीं है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रभाव छुपे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। आज के समय में लोग ये मानने लगे हैं। एआई एआई ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें मानव जैसी सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है, ठीक है। यानी मशीनें काम कर रही है जो मानव की तरह सोच सकती है, मानव की तरह समझ सकती है। जैसे आप मान लो एआई में कोई चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी है, उससे आप कुछ पूछते हो तो मानव की तरह ही वो आपको लिख के सारा आंसर दे देती है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है, प्रशासन, सुरक्षा, बैंकिंग, निगरानी, इन क्षेत्रों में किया जाता है। अब एआई से जुड़ी कुछ समस्याएं देखते हैं। ये बायस है,
एआई सिस्टम अपनी डिजाइनरों के विचारों और डेटा से प्रभावित होती है, यानी जिसने उसको डिजाइन किया है उसके क्या विचार थे उससे प्रभावित होती है। ठीक है। गोपनीयता का खतरा, एआई लोगों की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम अपनी फोटो अपलोड कर देते हैं, बोलते हैं ये बना दो, वो बना दो, हैंडसम बना दो, कोट पहना दो, ऐसे ऐसे हम फोटो डालते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम फोटो डाल रहे हैं, लेकिन आपकी फोटो वो अपने पास रख रहा है। कल को अगर मान लो उसका डेटा लीक होता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस वो सारा डेटा में फीड है उसके, आपकी फोटो का मिसयूज भी हो सकता है। फिर मानव नियंत्रण कम होना, यानी एआई पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, मानव निर्णय कमजोर होता जा रहा है। बेरोजगारी, मशीनें जो है कई नौकरियों की जगह ले रही है। ठीक है। जो काम एआई कर देता है, पहले 10 लोग मिलकर भी नहीं कर पाते थे, अब वो काम अकेले एआई कुछ घंटों में करता है, तो लोग 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं और एआई से सारा काम कराने लग जाते हैं, तो मानव की नौकरी तो खतरे में आ रही है। और जो व्यक्ति एआई को नहीं सीखेगा आज की डेट में, उसकी नौकरी और ज्यादा खतरे में रहेगी। तो जिम्मेदार एआई, एक रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं। जिम्मेदार एआई कैसा होना चाहिए? जिसमें पारदर्शिता हो, न्याय हो, जवाबदेही हो, मानव निगरानी हो। ठीक है, यानी मानव के हाथ में कंट्रोल हो। उद्देश्य क्या है? तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे मानव को नुकसान हो। बिग डेटा, इसका मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा जो है इकट्ठा किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। उपयोग क्या है? चुनाव विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, सरकारी योजनाओं में उपयोग किया जाता है, व्यापार, सोशल मीडिया, इन सब जगह पे इसका डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। बिग डेटा से जुड़े खतरे, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, डेटा चोरी हो सकता है, लोगों की गतिविधि पर निगरानी की जाती है, गलत जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। अब नैतिक प्रश्न क्या बनता है कि क्या सरकार को लोगों का डेटा इकट्ठा करने का अधिकार है? क्या कंपनियां लोगों की जो निजी जानकारी होती है उसका गलत उपयोग कर सकती हैं? तो बिल्कुल करती हैं। कंपनियां जो होती हैं हमारे डेटा को रखती है अपने पास और उस डेटा का मिसयूज भी करती हैं। हम आप देखते हो ना, हमारे पास फोन आने लग जाते हैं कि भाई लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दुनिया भर की चीजें आ रही हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा डेटा, हमारा फोन नंबर, हमारा नाम, सब कुछ लीक हो जाता है, इनके पास पड़ा रहता है, उसका ये उपयोग करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी तकनीक जिसमें उपकरण इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, यानी ऐसी तकनीक जिसमें उपकरण जो होते हैं वो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारी स्मार्ट टीवी हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्ट होम हो गए, सीसीटीवी कैमरे हो गए, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? नेट से जुड़े रहते हैं। अब इसके प्रभाव क्या है? इसके सकारात्मक प्रभाव है, जीवन आसान बन जाता है, काम तेज हो जाता है, सेवाएं बेहतर हो जाती है इंटरनेट के जरिए। लेकिन नकारात्मक क्या है? इससे हमारा डेटा चोरी हो सकता है, हमारे साथ साइबर अपराध हो सकता है, क्राइम हो सकता है, निजी जीवन में कोई हमारे हस्तक्षेप कर सकता है, हमारी प्राइवेट जो डेटा है उसको रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल निगरानी। सरकार या कंपनियों के द्वारा लोगों की गतिविधि पर डिजिटल माध्यम से नजर रखी जाती है, जैसे सीसीटीवी के माध्यम से फोन ट्रैकिंग किया जा सकता है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा सकती है कि भाई कौन सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बहुत सारी चीजें। फेस रिकॉग्निशन, ये सब जो तकनीक है इसके तहत की जा सकती है? निगरानी रखी जा सकती है। फिर डिजिटल निगरानी के लाभ क्या है? सुरक्षा बढ़ सकती है, अपराध रोकने में मदद करती है, आतंकवाद नियंत्रित करती है, प्रशासनिक सुविधा होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, फेस रिकॉग्निशन एक ये है टूल है जिससे किसी के फेस को पहचान लिया जाता है। ठीक है, एआई के जरिए। अब मान लो कोई एयरपोर्ट है या मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, वहां पे हजारों लोग जा रहे हैं। अब हजारों लोगों के बीच में एक आतंकवादी जा रहा है। अब उस आतंकवादी का जो फेस है वो पहले से सरकार के पास है, सरकार के डेटा में है। अब वहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन लगा दिया है, तो वो हजारों के भीड़ में उस आतंकवादी को पहचान लेगा। एआई के जरिए उसको आसानी से पहचाना जा सकता है, तो इससे सरकार को फायदा होता है, यानी सुरक्षा बढ़ती है, अपराध रोकने में मदद मिलेगी, आतंकवाद को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रशासनिक सुविधाओं को सही किया जा सकता है। अब डिजिटल निगरानी के खतरे भी हैं। इससे हमारी प्राइवेसी समाप्त हो जाती है, लोगों की स्वतंत्रता कम होती है, सरकार के द्वारा नियंत्रण बढ़ता है, सरकार ज्यादा कंट्रोल करती है, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है कई जगह पे। तकनीक और शक्ति, तकनीक केवल मशीन नहीं होती, इसमें राजनीतिक प्राथमिकताएं भी होती है। सरकार जैसी सरकार होगी उसकी जो प्राथमिकता होगी उसके हिसाब से वो तकनीक का इस्तेमाल करती है। शक्ति, संबंध, सामाजिक मूल्य, ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तकनीक जो है शक्ति को केंद्रीकृत कर सकती है, एक हाथ में पहुंचा सकती है, सरकार के पास सारी पावर होती है, वो उसका यूज कर सकती है। सरकार इससे कंट्रोल बढ़ा सकती है, समाज में असमानता भी पैदा कर सकती है। ठीक है। फिर नैतिक तकनीक की आवश्यकता, यानी तकनीक में भी नैतिकता होनी चाहिए, यानी लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, इसके अनुसार होनी चाहिए तकनीक का इस्तेमाल। ठीक है। फिर आवश्यकता तो क्या है? पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, डेटा सुरक्षित हो, मानव नियंत्रण हो, निष्पक्षता हो। राजनीति और तकनीक, तकनीक अब राजनीति और शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सरकारें तकनीक का उपयोग करती है, प्रशासन सुधारने के लिए उपयोग करती है, सुरक्षा के लिए उपयोग करती हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन
नैतिक नियंत्रण जरूरी है ताकि शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नागरिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, एआई हो गया, बिग डेटा हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, ये डिजिटल निगरानी ने आधुनिक शासन को बदल दिया है। आज के समय में देखें तो विकास और सुविधा हमारी सरकार देती है, लेकिन साथ में हमारी प्राइवेसी, स्वतंत्रता और न्याय के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। इसलिए तकनीक का जो उपयोग है वो नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों, मानव अधिकार और जवाबदेही के साथ यूज करना चाहिए। सरकार हमारी डेटा को नहीं रखेगी, अगर डेटा रखती है तो उसकी जवाबदेही देही होनी चाहिए, क्यों रख रही है, कहीं उस डेटा का मिसयूज तो नहीं होगा, सुरक्षा की क्या गारंटी है, ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ये जो यूनिट 1 2 3 4 थी, ये सारी की सारी मैंने आपको करा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समरी टाइप में करा है। ठीक है, जो जो आपका सिलेबस है, जो जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। तो यहाँ अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया है, समझ लिया है, तो आपको पेपर में बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कॉमेंट जरूर करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।